नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आरजे कृतिका। चल रहा है मेरा खास कार्यक्रम सखी संवाद, महिलाओं की आवाज, समाज का विकास। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ आस्था हॉस्पिटल की गायनोलॉजिस्ट विजयश्री बिस्सा जुड़े हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी मैम, को नमस्कार। मैम आजकल महिलाओं में बहुत ये समस्या बढ़ रही है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या। तो मैम, महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या समस्याएं होती है? महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन जो मुख्य रूप से समस्याएं होती है, एक तो माहवारी से संबंधित समस्या होती है, दूसरा उनमें खून की कमी बहुत होती है, जी। तीसरा कुछ कैंसर्स हैं जो महिलाओं में बहुत कॉमन होते हैं, चौथा जब माहवारी बंद होती है जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, तो उस समय बहुत सारी समस्याओं से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। ओके। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि महिलाओं में मासिक धर्म क्यों होता है? महिलाओं में मासिक धर्म इसलिए होता है कि पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। जी। जब बच्चियां थोड़ी सी मैच्योर होती है तो हमारे शरीर में एक यूट्रस होता है और ओवरीज होती है, मतलब एक बच्चेदानी होती है और अंडाशय होते हैं। तो उस अंडाशय में से हर माह में एक अंडा निकलता है। जी। तो वो अंडा, उसको हम बीज भी कह सकते हैं। तो वो इसलिए निकलता है कि उसके द्वारा बच्चा बन सके। ओके। पर जब हर महीने उस अंडे के लिए बच्चेदानी अपने आप को तैयार करती है, उसकी जो अंदरूनी सतह होती है वो मोटी होने लग जाती है, गद्दी की तरह होने लग जाती है, ताकि अगर उसमें बच्चा पनपे तो वो उसमें धीरे धीरे बड़ा हो पाए, उसको अच्छे से पोषण मिल पाए। पर जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो वो ब्लड के साथ वो अंदरूनी सतह बाहर आ जाती है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। अंडों की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है पूरी महिलाओं के पूरे जीवन में। 14 की उम्र से जो महिला में पीरियड्स चालू होते हैं और 45 के लगभग में ये चलता रहता है। इस दौरान लगभग 450 से 500 अंडे रिलीज होते हैं। हर मंथ एक अंडा रिलीज होता है। इसकी एक पूरी साइकिल होती है, उसको पूरा करने के लिए माहवारी होती है। ओके। तो मैम, लड़कियों में जो उम्र होती है वो क्या होती है पीरियड्स शुरू होने की? पीरियड्स शुरू होने की उम्र जो होती है आमतौर पे होती है 10 से 14 साल की उम्र होती है। हाँ। पर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लड़कियों को काफ़ी जल्दी पीरियड्स चालू हो जी। जाते हैं। इवन हम लोगों ने कुछ लोगों को 8 वर्ष की उम्र में भी बच्चियों को देखा है कि पीरियड्स आ जाते 8 हैं। वर्ष की उम्र में? हाँ, उसका कारण ये है कि हमारे जो आजकल खान पान चेंज जी। हो रहा है, बहुत सारे हम जंक फूड्स यूज़ कर रहे हैं, और सोशल मीडिया जो है उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से हार्मोनल इफ़ेक्ट बहुत जल्दी बच्चों में आ रहे हैं। उन्हें तरह से हम बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी भी आ रही है। तो उससे जो मानसिक परिवर्तन होते हैं उससे सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहा है बच्चियों में, 8 साल की उम्र में भी। और ओके। अधिकतम इसको हम 16 साल की उम्र तक मान सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग मेंटलिटी की वजह से पीरियड्स भी जल्दी आ रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके। मेंटलिटी की वजह से और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। बिल्कुल। ओके। तो मैम, पीरियड्स आने का इंतजार महिलाएं किस उम्र तक कर सकती है? 16 वर्ष की उम्र तक पीरियड्स आ जाना चाहिए। ओके। अगर 16 वर्ष की उम्र तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इस रोग चिकित्सक को दिखाएं, ताकि वो उसके बारे में आगे जांच करें और उसका इलाज उसके अकॉर्डिंग करें। ओके। पीरियड्स के दौरान महिलाओं में, लड़कियों में क्या क्या बदलाव आते हैं? पीरियड्स के दौरान महिलाओं में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक चेंजेस होते हैं। तो शारीरिक जो चेंजेस होते हैं उसमें मुख्य रूप से हैं कि जब पीरियड्स स्टार्ट होने वाला होता है बच्चियों को, तो उसके 2 साल पहले से उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। जी। ब्रेस्ट की साइज धीरे धीरे दोनों साइड्स में बढ़नी चालू होती है। दूसरा होता है इसमें अनवांटेड हेयर्स, जिसको अपन बोलते हैं आर्म पिट्स में प्यूबिक हेयर्स, ये ओके। आने चालू हो जाते हैं। मानसिक बदलाव में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बच्चियाँ थोड़ी सी मूड स्विंग्स उसमें होते जी। हैं। जैसे चिड़चिड़ापन होता है, कभी हम्म। डिप्रेशन लगता है, कभी उनको अच्छा लगता है। ये चेंजेस उनमें मुख्य रूप से होते हैं। ओके। तो मैम ये बताइए कि पीरियड्स की जो उम्र होती है हर महिलाओं की अलग अलग क्यों होती है? हाँ, उसका कारण ये है कि जैसे हर लड़की अलग होती है, हर महिला अलग होती है, उनकी हाइट अलग होती है, उनका वजन अलग होता है, उनकी आनुवंशिकता अलग होती है। तो इसकी वजह से सभी महिलाओं में, बच्चियों में पीरियड्स आने की उम्र अलग अलग होती है। ओके। हो सकता है किसी को 10 में चालू हो सकता है किसी को 11 में चालू हो सकता है 12 में, 16 तक भी अगर किसी को आ रहा है तो वो उसके लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि उनका आनुवंशिक फैक्टर भी वही है और उनका बॉडी का बिल्ड जिस तरह का है, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस उसी ढंग से होते हैं। इसलिए ये टाइम का, पीरियड्स का जो होता है स्टार्ट होने का, वो सब में वेरी कर सकता है। ओके। मतलब महिलाओं की जो बनावट होती है, उनका हाँ, वजन, उससे भी पीरियड्स का फर्क पड़ता है, बिल्कुल ये बिल्कुल, कह उससे सकते हैं फर्क ना? पड़ सकता है। ओके। तो मैम ये बताइए कि पीरियड्स जब आते तो हमें मतलब किस तरह रहना चाहिए? खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? ऑब्वियसली खुश होना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अब प्रकृति की तरह लड़कियां उर्वरक हो गई है। हम्म। तो ये एक अच्छी बात है और ये अच्छी एक बात है जी। प्राकृतिक चीज़ है। तो इसके लिए हैप्पी होना चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए।
इवन बहुत सारी स्टेट इसको सेलिब्रेट करती है। सेलिब्रेट कर दी, बिल्कुल। जैसे उड़ीसा में इसको 3 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, रजा प्रभा जिसको हम बोलते हैं। ओके। उसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको एज ए पीरियड का एक सेलिब्रेशन होता है। इसी तरह से कर्नाटक में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। उस समय इनको लड़कियों को एक फर्स्ट हाफ साड़ी दी जाती है। ओके। जैसे वहाँ का पहनावा होता है स्कर्ट एंड लहंगा और चोली, और उसके ऊपर एक हाफ साड़ी वो पहनते हैं, तो उनको फर्स्ट साड़ी उसी समय मिलती है। तो उसको वो लोग जिसको भी बच्चियों को पीरियड्स आते हैं उसको वो एक सेलिब्रेशन की तरह से करते हैं। पूरे अपने रिलेटिव्स को बुलाएंगे, फ्रेंड्स को बुलाएंगे और उसको उत्सव की तरह से मनाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक उत्सव की तरह की चीज़ है, इसमें दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैम, ये जो पीरियड्स की नेचुरल साइकिल होती है, नॉर्मल कितने दिन की होती है ये? नॉर्मल साइकिल जो होती है वो होती है लगभग 25 डेज से 35 डेज के बीच में होती है। वेरी करती है ये अकॉर्डिंग टू हाइट एंड हेल्थ एंड वेट एंड आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड करती है। पर अगर 25 दिन में अगर पीरियड्स आ रहा है और 35 डेज, या फिर किसी का अगर 35 डेज में भी आ रहा है, तो ये दोनों ही अवस्थाओं में नॉर्मल है। और जो ड्यूरेशन होता है लगभग 4 to 7 डेज के लगभग होता है। तो अगर किसी में 3 से 4 दिन भी अगर पीरियड्स आ रहा है वो भी नॉर्मल है, 6 to 7 डेज आ रहा है वो भी नॉर्मल है। पर अगर बहुत ज़्यादा रक्त का स्राव हो रहा है, 7 डेज में ऐसा लग रहा है कि बार बार पेट चेंज करने पड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो स्त्री रोग चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। या बहुत ज़्यादा पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दिनों में आ रहा है, आफ्टर 35 डेज आ रहा है, 45 डेज आ रहा है, 90 डेज या 2-3 मंथ्स में आ रहा है, तो इस स्थिति में भी महिला रोग चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स है और हम क्या उसमें कर सकते हैं। या किसी को बहुत जल्दी पीरियड्स आते हैं, जैसे 25 डेज से पहले ही आ जाता है, किसी को 15 डेज में आ रहा है, 20 डेज में आ रहा है, तो उस स्थिति में भी आके दिखाना चाहिए। ओके मैम, ना कुछ लड़कियां ऐसी ये चीज़ जानना चाहती है कि जब पीरियड्स स्टार्ट होते तो ऐसे में वो करे क्या? हाँ, जैसे अब लड़कियां कहाँ रह रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर घर में रह रही है तो सबसे अच्छी बात है अपनी माँ से बात करें इस बारे में। अच्छा। और माताओं को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को, जब इस उम्र में बच्चियां पहुंच जाती है 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, तो उनको पहले से समझा के रखें। और अगर वो हॉस्टल में रह रही है तो अपने हॉस्टल वार्डन से बात करें। अगर वो स्कूल में है और उस समय पीरियड्स अगर स्टार्ट हो रहा है तो अपनी टीचर से बात करें। और इनसे बात करके वो ये जान सकती है कि हम लोग उस समय क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हम लोग यूज़ करें, या टेम्पोन्स यूज़ करें, या कप्स यूज़ करें, या फिर साधारण जो कपड़ा यूज़ होता है वो यूज़ करें। क्या चीज़ हमको यूज़ करना चाहिए इसके बारे में माताएं भी बताएगी, शिक्षक भी बताएंगे, और जो हॉस्टल वार्डन होते हैं वो भी इनको एक्सप्लेन कर सकती है कि क्या करें। बिल्कुल। और उसके लिए किस तरह से रेडी रहें हमेशा। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें आपने बताई पीरियड्स के दौरान, तो आप अपना व्यू दीजिए, राय दीजिए कि लड़कियों को, महिलाओं को क्या यूज़ करना चाहिए? ओके, देखो चारों ही तरह की चीज़ें सेफ है, सुरक्षित है, बस उनको नियमानुसार उपयोग में लेना है। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम सिंपल नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम टेम्पोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम कप्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सभी के लिए एक रूल फिक्स है कि सबको आप 6 to 8 आवर आपको चेंज करना है, एवरी 6 to 8 आवर में। बहुत सी बार क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, सिर्फ स्पॉट्स वगैरह लगे रहते हैं, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं कि 12 घंटे में या 14 घंटे में या 24 आवर्स उसको वहाँ पड़ा रहने देते हैं। वैसा नहीं करना है, क्योंकि वैसी स्थिति में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो बैक्टीरियाओं को जन्म देने के लिए बहुत अच्छा स्रोत होता है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा साधन होता है। तो अगर हम इस तरह से टाइमली पैड्स चेंज नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, खुजली वगैरह का, वाइट डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम्स होता है वो इनकी वजह से शुरू हो सकता है। ओके, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत बिल्कुल है बिल्कुल इन ध्यान चीज़ों रखना है। में। बाकी चीज़ें सारी ही सुरक्षित हैं। अगर आपको जैसे नैपकिन यूज़ करना चाहते हैं कोई, तो उसको करना क्या है कि एवरी 6 to 8 आवर्ली चेंज करना है, फिर उनको अच्छे से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद उनको तेज़ धूप में सुखाना है। अच्छा। क्योंकि तेज सूरज की जो किरणें होती है वो उसमें बैक्टीरिया को मारने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। और अगर किसी कारण से धूप नहीं आ रही है या सूरज की धूप नहीं दिखा पा रहे, तो तेज प्रेस से गरम प्रेस प्रेस से से कर उसको, सकते हैं। हाँ, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद उनको अच्छे से ड्राई प्लेस पे, सूखी जगह पे उसको स्टोर करें। और मैक्सिमम एक पेड को आप 3 मंथ से ज़्यादा, पेड मतलब नैपकिन जो है वो 3 मंथ तक से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बाकी जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन हैं उसको तो आपको एवरी 8 आवर्ली चेंज करना ही है। उसको वॉश करके आपको एक साथ इकट्ठे करके उनको ढक के एक पॉली बैग वगैरह में लेके फिर उसको डस्टबिन में डालना है। ओके। और डस्टबिन में भी इस तरह से इधर उधर खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुला छोड़ने से वही होगा कि जहाँ वो खुला रहेगा वहाँ पे ब्लड जहाँ रहेगा वहाँ पे बैक्टीरिया पनपेंगे। सही बात है। वहाँ पे इन्फेक्शन का वो एक सोर्स बन जाएगा। तो उनको अच्छी तरह से ढक के
और इससे हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आसानी से इन चीज़ों को हैंडल सही कर। बात। मैम ये बताइए कि पीरियड्स के दौरान गंदा गंदा क्यों महसूस होता है? पीरियड्स के समय गंदा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमको उबासी आती है, छींक आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी तरह से ये प्राकृतिक चीज़ है, इसलिए इसको गंदा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। ओके। तो मैम जब पीरियड्स आते हैं तो हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील भी होती है? हाँ, उस समय जैसे हमें अपना आहार अच्छा रखना चाहिए, अपना भोजन अच्छा रखना चाहिए, हमेशा भी रखना चाहिए। और उस समय पीरियड्स के समय भी स्पेशली हमको ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में हम लोग हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट से मतलब है ताज़े पत्तेदार सब्जियां हैं, फल है, और खून बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, गुड़ है, चना है, मूंगफली है, ये चीज़ें हम अपने आहार में उपयोग में लें। और पानी की मात्रा हम अच्छी तरह से रखें ताकि हमको यूरिन इन्फेक्शन की संभावना भी पीरियड्स में होती है कभी कभी, तो वो भी ना हो। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हम दिन में ज़रूर पिएं। ओके। पीरियड्स में होने वाली समस्याओं का सामना कैसे करें? पीरियड्स में जो समस्याएं होती है वो एक तो होती है मेंटल समस्याएं होती है, एक शारीरिक समस्या होती है। जी। तो शारीरिक समस्याओं में जो होता है मेनली जो बच्चियाँ आती है, पेट दर्द बहुत होता है उनको, कमर दर्द होता बिल्कुल। है ना, और किसी किसी को सिर दर्द भी होता मूड है। स्विंग्स भी हो जाते हैं। हाँ, वो मेंटल हेल्थ में है, बिल्कुल उनको मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कभी उनको लगता है चिड़चिड़ापन लगता है, जी। कभी डिप्रेशन लगता है, कभी जी। बहुत हैप्पी होती है, कभी खुश हो जाती है। तो जो ये कमर दर्द, पेट दर्द की जो समस्याएं हैं, इसके लिए जो हम होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, गर्म पानी का एक थैली ले सकते हैं, या एक अगर वैसी थैली अवेलेबल नहीं है तो गर्म कांच की बोतल में गर्म पानी भर के, गुनगुना पानी भर के, जो अपन टॉलरेट कर सकते हैं, वो आप पेट के ऊपर भी रख सकते हैं, कमर के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी दर्द में आराम मिलेगा। और दूसरा, कैफीन वाली चीज़ें हैं, चाय वाली चीज़ें, ये इस समय पीरियड्स के समय अवॉइड करें। अवॉइड करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ओके। मैम ना पीरियड्स को लेकर लोगों की कुछ भ्रांतियां हैं, लोग इसे गलत गलत बोलते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अछूत हो जाती है, तो क्या वास्तव में महिलाएं उस वक्त अछूत हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल प्रोसेस है, और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसी तरह से पीरियड्स भी आ जाता है। तो बिल्कुल भी अछूत महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और तो मैम कुछ लोगों का कहना होता है कि पीरियड्स में अगर खाना बना लोगे तो खाना अछूत हो जाएगा, खाना अशुद्ध हो जाएगा, मतलब तो क्या ऐसा भी होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारे नियम पहले इसलिए बनाए गए थे शायद कि हम लोग अपने हाइजीन्स का उतना ध्यान नहीं रख सकते थे, मतलब साफ़ सफाई का इतना ध्यान नहीं रख पाते थे। पर अब आज के युग में जब हम साफ़ सफाई का अगर अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं तो हम भोजन भी बना सकते हैं, रसोई में भी जा सकते हैं। बस ये है कि हमको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। हर बार आप पेट चेंज कर रहे हो, आप यूरिन करने के लिए जा रहे हो, तो उस समय हर बार अपने को हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना है। और दूसरा, हम लोग मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि हर बार पेड आपको 6 to 8 आवर्ली में चेंज करना है, क्योंकि अगर वो वहाँ रहेगा तो वो उसमें जो बैक्टीरिया पनपेंगे वो ऑब्वियसली आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो शायद ये नियम हमारे जो पूर्वजों ने बनाए थे वो इस कारण से बनाए थे क्योंकि पहले ये पेड्स चेंज करने की, ना तो पहले इतने डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होते थे। फिर जो एक अछूत वाली बात तुमने बोली, वो भी लोगों को समझा जाता था। तो लड़कियां और महिलाएं क्या करती थी, जो कपड़े भी यूज करती थी उसको अच्छी तेज धूप में नहीं सुखा पाती थी। उनको एक वो शर्म सी महसूस होती थी कि नहीं, पीरियड्स की बात किसी को नहीं बतानी है। तो आजकल वो चीज़ नहीं है। आप पीरियड्स की बात खुल के अपनी फैमिली मेंबर्स से बात करो, उनको भी पता होना चाहिए आपके पीरियड्स आए तो आप उनको धूप में सबके सामने भी सुखा दोगे तो उतना आपको बुरा नहीं लगेगा। तो आप एक तेज धूप में अगर सुखा रहे हो उनको तो उसमें जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। तो मेन फैक्टर यही है कि अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो आप रसोई में भी जा सकते हैं और सारे सामान को भी छू सकते हैं। आपको कोई खाना खराब नहीं होगा या आप अछूत नहीं है उस समय। और दूसरा, ये मुझे लगता है कि ये जो किचन में जाने के लिए जो अवॉइड करने के लिए बोला गया था पहले, वो इस कारण से भी था कि एक आपको एक शारीरिक रूप से भी आराम मिल जाता था। पर उस समय की स्थिति अलग थी, तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। तो अगर आपने खाना नहीं बनाया तो कोई और खाना बनाने के लिए या भोजन बनाने के लिए कोई और बना देगा। लेकिन अब आज के युग में जहाँ एकल परिवार का चलन बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में ये संभव नहीं होता है कि आप भोजन ना बनाएं, तो मुश्किल हो जाता है। बात है। तो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें और सभी कार्य करें नॉर्मल, लेकिन बस हैवी वर्क थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, बाकी अब इस चीज को अलग ढंग से लोग ले रहे हैं कि अब क्या किचन में तो नहीं जाना है, लेकिन वही महिला बर्तन माजेगी या झाड़ू पोछे लगाएगी या कपड़े धोएगी। तो वो एक फिजिकली रेस्ट तो उसको मिल नहीं पा रहा है।
सही बात तो है। रेस्ट अगर देना चाह रहे हैं तो पूरा ही रेस्ट पूरा दो। ही रेस्ट दीजिए, सही बिल्कुल। बात है। मैम जैसे अभी मैंने पूछा आपसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि खाना अशुद्ध हो जाता है, पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि महिलाओं पीरियड्स वाली महिलाओं की नज़र अगर अचार पापड़ बनाते वक्त तो उनकी नज़र भी पड़ जाती है तो अचार पापड़ खराब हो जाता है, तो क्या ऐसा भी होता है? नहीं, मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, नज़र पड़ने से बिल्कुल नहीं होता है। और जो अचार और ये सब चीज़ें ख़राब होने की बात है, वो भी ये अशुद्धता की वजह से ही, मतलब जो एक अपन हाइजीन्स का अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उसकी वजह से होगा। अगर हम लोग साफ़ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं तो क्योंकि अब जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं आजकल, अचार पापड़ पहले तो हम लोग घर घर में बनाते थे, बिल्कुल। है ना। अभी बहुत सारी फैक्ट्रीज में तो वो 4 डेज में वो लोग उनको छुट्टी नहीं देते, हाँ, वो उस वक्त भी वहाँ भी पता भी नहीं होता फैक्ट्रीज कि में किसको काम करती तो होगी। वो वाले अचार पापड़ भी खराब नहीं हो रहे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ऐसा नहीं है कि अचार पापड़ अपनी नज़र पड़ने से खराब हो जाएंगे। सही बात अगर है। आप अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए देख रहे हो या वहाँ जा रहे हो तो वो चीज़ खराब नहीं होगी। साफ ओके। सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैम एक और भ्रांति जो लोगों में है, जैसे कि किसी बूढ़ी औरत थी, मेरे सामने का ही केस है, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, दादी की उम्र की थी, तो उनके घर में काम वाली पीरियड्स में थी, तो उन्होंने फटाफट से गेट लगा दिया। उनका कहना था कि अगर इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मेरा आंख का ऑपरेशन जो है वो अनसक्सेस हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बात करूं तो हो सकता है कि उन माताजी का जिसने भी ऑपरेशन किया हो, अगर लेडी डॉक्टर है और वो पीरियड्स में, वो 4 दिन का पीरियड्स सही जो बात होता है है। उनको, तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें हम ऑपरेशन नहीं करते, है ना। उसमें ऑपरेशन करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं, बिल्कुल। है ना। तो वो एक काम वाली बाई को या फिर किसी और को आप सिर्फ नज़र देखने से आपका ऑपरेशन खराब नहीं होगा। ऑपरेशन वगैरह खराब होने का या वो सब जो होता है वो एक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर आप अपनी ही हाइजीन्स ध्यान नहीं रख रहे हो, सही बात है। अपनी ही साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हो, आंखें, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, बार बार आंखों पे जैसे अब बोला जाता है कि गंदे हाथ ना लगाएं, उस तरह से अगर कर रहे हो तो एक संभावना है कि वो खराब हो। बाकी किसी की नज़र पड़ने से ऑपरेशन बिल्कुल खराब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके मैम। मैम कुछ लड़कियां जो होती है, महिलाएं भी होती है, वो पीरियड्स के दौरान दवाइयाँ ले लेती है, तो क्या दवाइयाँ लेना सही है क्या? नहीं, देखो, अगर मैंने आपको बताया कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे कमर दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आप गर्म पानी का थैली यूज़ कर लो, ठीक है। और स्पाइसी फूड अवॉइड करो ताकि वॉमिटिंग वगैरह ना हो। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस रोग चिकित्सक पे जाइए, अपना चेकअप कराइए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, कुछ और कारण भी होते हैं। बिल्कुल। इतना तेज पेट दर्द हो रहा है तो कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस करके एक प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम और हमें जानना ज़रूरी होता है। आप अपनी मर्जी से दर्दनाशक गोली खाते रहेंगे तो वो समस्या आपकी बढ़ जाएगी। तो पहले आप इस रोग चिकित्सक के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए। वो अगर आपको बोलते हैं कि आप पीरियड्स के समय ये टेबलेट्स आप ले सकते हो, तो वो टेबलेट आप लीजिए। लेना तो चाहिए, क्योंकि आपका 3 डेज का जो अगर वो है, अगर आप टेबलेट्स नहीं लेते तो आप 3 दिन आप पूरा बिस्तर में पड़े रहोगे। पर वो सलाह लेकर अगर आप लेोगे तो आप काम कर पाओगे, अपना रूटीन वर्क कर पाओगे। एटलीस्ट आप इस कंडीशन में रहो कि रूटीन वर्क आप अपना कर पाओ। तो उसके लिए आप डॉक्टर्स, हम लोग बहुत सी बार एनाल्जेसिक जो है दर्दनाशक गोलियां भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो हम लोग कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो लेने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। ओके, मतलब डॉक्टर की परमिशन हाँ, से ही बिल्कुल, दवाई लेनी अपनी चाहिए, खुद मर्जी से के मेडिकल स्टोर पे मेडिकल जाके स्टोर एक पे जाकर गोली नहीं मांग लेनी के है। और वो 1-2 गोली खा ली, उस तरह से बिल्कुल ना बिल्कुल करें। बिल्कुल सही हाँ। बात है। मैम आजकल एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी लड़कियां होती हैं ना, उनको 15 दिन में 20 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं। जो हमारा साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, पर कुछ लड़कियों में बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। हाँ, देखो, जब बच्चियों का पीरियड शुरू होता है ना, तो उस समय क्या होता है, हार्मोन्स सेट नहीं होते हैं। तो उन हार्मोन्स के, मैंने आपको बताया था कि हाँ पीरियड्स आते क्यों हैं, तो हर महीने एक अंडा बनता है, लेकिन बच्चियों में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें सेट नहीं होती है, वो प्रोसेस एक बार कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इनमें पीरियड्स क्या होता है, बहुत सी बार कभी 15 दिन में आएंगे, कभी 20 दिन में आएंगे, या जब एक बार पीरियड्स आ गया तो हो सकता है 2 महीने में ना आए या 3 महीने में नहीं आए, 3-4 महीने के बाद। तो ये सारी प्रोसेस को कम से कम 2 साल लगते हैं सेट होने में। तो 2 साल तक अगर इस तरह से हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर ये है कि अगर उनको हर 15-20 दिन में पीरियड आ रहे हैं और 8-10 दिन तक पीरियड आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस रोग चिकित्सक को दिखाएं। एक बार वो चेक करके देखेंगे, अगर सब कुछ नॉर्मल होगा, और नहीं तो इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उनको खून की कमी आ जाएगी। तो एक बार चेकअप कराना ज़रूरी है। पर हाँ, अगर 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं शुरुआत में, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली अब इस एज में जब बच्ची आ जाती है, हम इसको किशोरावस्था कहते हैं, तो इस समय खान पान का अपने को ये ध्यान रखना है कि
जंक फूड्स वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इन जनरल भी अवॉइड करना चाहिए। अभी आजकल क्या हो रहा है, जो आपने ये फ्रिक्वेंट पीरियड्स की बात की, बहुत सी महिलाओं को 2 साल के बाद भी 2-2, 3-3 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं। जी। तो उसका कारण ये है कि वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज एक डिजीज होता है, ओके। उसमें वो लैंड कर जाती है। अधिकतर ये होता ये है ज़्यादा वजन बढ़ाने की वजह से, और वजन जो बढ़ रहा है मेनली जंक फूड की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो होता नहीं, उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट होते हैं। तो वो आपको एक बार अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन जब आपका वजन बढ़ता है तो, और वजन भी स्पेशली जब आपका लोअर एब्डोमेन है, उसके ऊपर जब चर्बी जमा होती है, उस पर जब फैट जमा होता है, वो फैट जो है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, तो आपके पीरियड्स बिल्कुल भी रेगुलर नहीं आ पाते हैं। फिर वो 2-2, 3-3 महीने में पीरियड्स आएंगे, 2-3-3 दिन के लिए रहेंगे। और अगर 3 मंथ से ज़्यादा में पीरियड आ रहे हैं तो बिल्कुल आप स्त्री रोग चिकित्सक के पास जाएं, उनको दिखाएं, और उनके सलाह के अनुसार मेडिसिन भी लें, या और भी जो भी वो चीज़ जांच वगैरह बताते हैं तो वो जांच करवाएं। ओके मैम, मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लड़कियों को, महिलाओं को कभी पीरियड्स आते ही नहीं है, तो क्या ऐसे केसेस भी होते हैं? हाँ, होते हैं। ऐसा हो सकता है, तो ऐसे में हम लोग जांच करते हैं, जैसे सोनोग्राफी करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कभी इसको हम दो स्थिति होती है। एक तो क्या होता है कि कंजेनाइटली उनमें यूट्रस अब्सेंट होता है, बच्चेदानी होती ही नहीं है। तो फिर वे कभी माँ भी नहीं बन सकती है? हाँ, मुश्किल है, वो नहीं बन पाएगी। मुश्किल है। अगर वो बच्चेदानी नहीं है तो वो खुद से माँ नहीं बन पाएगी, पर अगर उनमें अंडाशय है तो एक प्रोसेस होता है, डोनर एग किसी को दे के सरोगेट मदर करके, उस प्रोसेस में वो बन सकती है माँ। ओके। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, पर अगर यूट्रस है ही नहीं तो मुश्किल है, नहीं बन पाएगी, वो पीरियड्स नहीं आएंगे। और अगर यूट्रस के साथ साथ बहुत सी बार अगर ओवरीज भी अब्सेंट है ना, 2 अंडाशय होते हैं हमारे शरीर में और एक बच्चेदानी होती है, अगर वो तीनों ही चीज़ें अब्सेंट है तो फिर संभव नहीं है माँ बनना। फिर तो बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज आजकल, यूट्रस ट्रांसप्लांट वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन वो हर कहीं संभव नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं, तो वो अपन जनरली नहीं सोच पाते। दूसरी स्थिति होती है कि उनमें बच्चेदानी तो होती है लेकिन बहुत छोटी साइज़ की होती है, हाइपोगोनेडिज्म इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब हार्मोन लेवल बहुत लो होता है, कंजेनाइटली या आनुवंशिक रूप से, या उस तरह से हम बोल सकते हैं, या किसी फैक्टर की वजह से उनमें कम हो जाता है। तो उसमें ये संभावना रहती है कि हम कुछ हार्मोन्स वगैरह ऊपर से दे के यूट्रस की साइज़ को बढ़ा के एक बार पीरियड्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके। बट अगर यूट्रस है ही नहीं तो उसमें नहीं ला पाएंगे। होते हैं, कम केसेस होते हैं, लेकिन होता है किसी किसी में। और अधिकतर इनमें वो फीमेल्स की तरह के उनमें करेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सी बार यूट्रस अब्सेंट होता है लेकिन उनमें एक आध ओवरी होती है, एक ओवरी होती, तो जो फीमेल्स के लिए जो अपने को हार्मोन्स चाहिए होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, उनमें सीक्रेट होते हैं, तो फीमेल के जो फेमिनाइन करेक्टर होते हैं वो उनमें होते हैं। ओके, तो मैम अपन माहवारी पर, मतलब पीरियड्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैम आप कुछ संदेश दीजिए कि इस पर महिलाएं खुलकर कैसे बात करें और पुरुष जन भी इस पर खुलकर बात करें, स्त्रियों को समझे। मेडिकल पर जाती है तो विस्पर के पैकेट्स मांगने में भी उन्हें शर्म आती है, सैनिटरी पैड मांगने में भी शर्म महसूस करती है, तो आप समाज में कुछ ऐसा संदेश दीजिए कि महिलाएं इस पर खुल के बात कर सके पुरुषों के साथ। बिल्कुल, मैं महिलाओं से यही बोलना चाहूँगी, महिलाओं से, बच्चियों से, कि चुप्पी तोड़ो, हल्ला बोलो, है ना, कि आप चुप रहोगे तो मतलब नहीं। और इस चीज़ को हम लोग कौन रोकता है बच्चियों को बोलने से? महिलाएं ही रोकती हैं। तो सबसे पहले माताओं को समझना होगा कि बच्चियों को इस बारे में बात करने से ना रोके। अधिकतर क्या होता है, हम लोग हमारी फैमिलीज में या आस पड़ोस में देखते हैं कि जब बच्चियाँ पीरियड्स में आती है तो वो अपने पिताजी को नहीं बताने देती कि नहीं नहीं बेटा, पापा के सामने बात नहीं करना, या नहीं नहीं भाई देख रहा है, भाई के सामने बात नहीं करना है, तो वो पुरुषों को जानने ही नहीं देती है। तो सबसे पहले अपने आप को, महिलाओं को अपने आप को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आपको बाकी प्रोसेस होती है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, उसी तरह से ये एक बॉडी की डिमांड है जो होती है, आपको हर मंथ पीरियड आता है, तो आप इसके बारे में खुल के बात कर पाएंगे, तो जो आपके घर में पुरुष हैं, लड़के हैं, वो भी इस बात को नेचुरल रूप में समझ पाएंगे कि उनकी बहन को अगर पीरियड्स आया है, या उनकी मम्मी को पीरियड्स आया है, या उनकी वाइफ को पीरियड आया है, तो एक नेचुरल चीज़ है। और इस समय उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन वगैरह होती है। हम एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे मानसिक रूप से जब बच्चे अगर परेशान होती है इस समय, तो हम लोगों को थोड़ा सा योग और मेडिटेशन का वो सहारा ले सकते हैं। योग और मेडिटेशन से काफ़ी कुछ हम लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा सकते हैं। जो एक चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन सा लगता है, हेडेक सा लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा योग और मेडिटेशन करें। और जब माँ एक बार बोलना चालू करेगी इसके बारे में कि हाँ पीरियड्स के बारे में खुल के बात करेंगे,
तो बच्चे अपने आप बात करेंगे। बिल्कुल। और बच्चों को भी, जो यंग गर्ल्स हैं, उनको आराम से इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। तो आप वहाँ जाके ऐसा ना हो कि चुपके से आपको सैनिटरी नैपकिन लेना हाँ, पड़ रहा है या बिल्कुल। आपको शर्म महसूस हो रही है। महसूस करते ये हैं। शर्म महसूस करने वाली चीज़ को हटाना होगा, तभी हम लोग हमारी हाइजीन्स को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे, स्वच्छता को मेंटेन कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। मैम एक और संदेश दीजिए कि कुछ लोगों में अभी अपन ने डिस्कस किया कि मेंटलिटी की महिलाएं अछूत होती है, तो इसको कैसे बदल सकते हैं, लोगों की मेंटलिटी कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये महिलाओं की मेंटेलिटी ही होती है और महिला ही इसकी मेंटेलिटी को वो तोड़ सकती हैं। जी। सबसे पहले महिलाएं समझे कि वो अछूत नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव सोच में रखें कि नहीं, मैं अछूत नहीं हूँ, सिर्फ मुझे एक पीरियड्स ही तो आया है, ये मेरी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये होगा मुझे, और मैं इस समय अछूत नहीं हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ। बट फिजिकली अगर वीकनेस थोड़ी आपको फील हो रही है तो आप रेस्ट ले सकते हैं प्रॉपर उस ढंग जी। से। तो महिलाओं को खुद से ही ये चीज़ चालू करनी पड़ेगी कि हम अछूत नहीं हैं। बिल्कुल। अपने लिए आपको खुद को बोलना पड़ेगा। आप अपने आप से प्यार करोगे तभी आपको कोई और प्यार करेगा। बिल्कुल सही आप बात है। अभी अभी होता है क्या है, महिलाएं अपने आप को ही दबाती है। पहले खुद को दबाएगी, फिर अपनी सिबलिंग्स को, मतलब अपने जो साथ वाली महिला होगी उनको दबाएगी कि अरे नहीं नहीं, तुम इसके बारे में कैसे बात कर सकती हो, ये टॉपिक ऐसे खुलेआम थोड़ी नहीं हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और बिल्कुल भी अछूत समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, हर बार हाथ धोएं, हर बार नैपकिन चेंज करने के बाद में, यूरिन करने के बाद, वॉशरूम यूज़ करने के बाद में अच्छे से आप अपने हैंड वॉश करें। और आपके जो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह हैं, डिस्पोजेबल नैपकिन वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, उनको व्यवस्थित रूप से आप डिस्कार्ड करें। ओके। तो बिल्कुल आप गंदगी आप ना फैलाएंगी, ना बिल्कुल। आपको गंदा महसूस करने की ज़रूरत है। ओके, तो मैम आपने बताया, अभी अपन ने डिस्कस किया पीरियड्स के बारे में, अब मेरे कुछ और भी सवाल है, अपन उन पर भी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर। तो मैम अभी अपन ने बातचीत करी, डिस्कस किया, तो आजकल ना महिलाओं में खून की कमी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो इसका कारण क्या है कि खून की कमी होती है उन्हें? राइट, मैं अपनी प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे कारण देखे, लेकिन जो 3 मुख्य कारण मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। एक तो हम जो भोजन लेते हैं, हम जो आहार लेते हैं, उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। ओके। तो हमें अपने पोषक तत्वों को पूर्ण रखना है। उसमें हम लोग खून बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। मुख्य रूप से वो चीज़ें क्या हैं, जो लाल चीज़ें होती है, जैसे लाल फल होते हैं, लाल सब्जियां होती है, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, अनार है, इन चीज़ों को हम अपने भोजन में शामिल करें। हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है, इनको अपने भोजन में शामिल करें। और गुड़ है, जी। गुड़ को हमको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ओके। गुड़ के साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, जो हम लोग हर कोई अफोर्ड कर सकता है। कि आप गुड़ लीजिए एक कटोरी में आधी मात्रा में, और आधी मात्रा में आप मूंगफली दाने या फिर सिके हुए चने, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में भूंगड़े भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हम बराबर मात्रा में लें, और हम डेली एक कटोरी अगर उसका सेवन करते हैं तो काफ़ी कुछ हम लोग को खून की मात्रा बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ती है। भुंगड़े जो होते हैं, हाँ और हाँ, गुड़ से? उनके साथ गुड़। ओके। क्योंकि गुड़ जो होता है वो सबसे अच्छा स्रोत है आयरन का, और सबसे सस्ता, जी। है ना। हाँ। और इसके साथ हम लोग को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो प्रोटीन हमको मिलता है इससे, चने से या फिर मूंगफली से, जो मैं आपको खाने के लिए बोल रही हूँ। तो जब आयरन और प्रोटीन दोनों चीज़ें हो जाएगी तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन बनेगा तो हमें खून की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग को हमारा आहार संतुलित लें, भोजन को व्यवस्थित लें, ताकि खून की कमी ना हो। ओके। मैम जो खून की कमी के इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ, और जो मुझे देख के बहुत दुख भी होता है, कि आमतौर पे महिलाएं क्या करती है, जब उनको कोई अनचाहा गर्भ रुक जाता है, तो वो क्या करती है कि स्त्रीरोग चिकित्सक के पास नहीं आके, कोई अपने आसपास गांव में ही कोई झोला छाप डॉक्टर होता है उनसे, या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके अबॉर्टिफिशिएंट, मतलब गर्भपात वाली जो गोलियां हैं वो खा लेती है। अब उन गोलियों को खाने से क्या होता है, उनको पूरा गर्भ गिरता भी नहीं है, और ब्लीडिंग होती रहती है, उनको बहुत दिन तक खून बहता रहता है, एक एक 2-2 महीने तक, और उसके बाद भी वो लोग को दिखाते नहीं है। बहुत सी बार तो उनको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इतनी सीवियर ब्लीडिंग होती है, कि उनको वो अपनी जान से भी हाथ धो देती है। तो मेरा ये संदेश है महिलाओं के लिए कि आप इस तरह से ना करें। आप अनचाहे गर्भ को गिराने की जगह आप कोशिश करें कि आपको अनचाहा गर्भ ना रुके। तो अनचाहा गर्भ ना रुके, उसके लिए हम बहुत सारे साधन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और ये सारे साधन जो होते हैं हमारे जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं, उस पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये साधन क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे माला डी की गोली होती है, गर्भ निरोधक गोलियाँ होती है। इसके अलावा कॉपर डी होती है। इसके अलावा ये होता है निरोध वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। और एक इंजेक्शन भी हम लोग लगाते हैं हर 3 महीने के अंतराल पे। उसको इंजेक्शन का नाम ही गवर्नमेंट सप्लाई में जो आता है उसका अंतरा होता है। तो ये सारे साधन आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे चले जाइए और आप वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य कर्मी होंगे वो आपको आइडिया दे देंगे, आपको बता देंगे कि आप इन साधन में से क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके। और इसके बाद भी अगर आपको गर्भ ठहर जाता है तो आप अपनी मर्जी से गोलियां ना खाएं। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, स्त्री रोग चिकित्सक के पास जाएं, वो आपका चेकअप करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या साधन उपयुक्त होगा, आप कैसे गर्भपात सुरक्षित ढंग से करवा सकते हैं। ओके। तो मेरा मैसेज यही है कि आप गर्भपात ना कराएं। गर्भपात कराने की जगह आप गर्भ निरोधक साधन को उपयोग में लें। ओके। तो मैम जब महिलाएं गर्भ निरोधक दवाई लेती है तो ऐसा सुनने में आता है कि उसके बाद वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, गर्भ निरोधक गोलियां किस रूप में काम करती है। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले अपनी वार्ता में कि एक महिलाओं को पूरे महीने में एक अंडा बनता है। हाँ। ठीक है, तो ये जो गोलियां होती है उस अंडे की बनने के प्रोसेस को रोकती है। ओके। ठीक है, तो उस मंथ में वो अंडा नहीं बनेगा। तो जब तक वो टेबलेट्स खाएगी तब तक वो अंडे नहीं बनेंगे। लेकिन जब वो गोलियां खाना बंद कर देगी तो वो अंडे बनने की प्रोसेस वापस चालू हो जाएगी। क्योंकि जो ये माला डी की तरह की इस तरह की गोलियां हम लोग गर्भ निरोधक जो देते हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं जो इसको रोकती है। लेकिन जब ये गोलियां बंद हो जाएगी तो बंद होने के बाद में वापस अंडे बनने चालू हो जाते हैं और महिलाएं वापस गर्भ धारण कर लेती है। इवन बहुत सारी महिलाएं जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं वो हमारे पास गर्भ धारण के लिए जब आती है तो उनको ट्रीटमेंट से पहले हम 2-3 महीने के लिए ये देते हैं ताकि उनका अंडा बनना 2-3 महीने के लिए रुके। उसके बाद जो अंडा बनता है वो अच्छी क्वालिटी का भी बनता है और अच्छी तरह से बनता है। जिनको नहीं बन रहे होते हैं उनको हम इसको एज ए ट्रीटमेंट पार्ट भी यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है कि गर्भ निरोधक गोलियां खाने से आगे बच्चे नहीं रुकेंगे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके। तो मैम ऐसा भी सुनने में आता है कि किसी महिला का अबॉर्शन हो जाता है तो उसके बाद भी वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, बट हाँ, जब अबॉर्शन होता है तो मतलब कुछ 1% चांसेस जो हैं वो फ्यूचर प्रेगनेंसी के कम हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपका जो अबॉर्शन हुआ है तो उसमें महिलाएं क्या करती है, या तो अधिकतर आजकल जो महिलाएं करती है वो अबॉर्टिफिशिएंट खा लेती है, गर्भपात की गोलियां खा लेती है। अब ये गर्भपात की गोलियां खाने से क्या होता है कि गर्भ पूरा गिर नहीं पाता है और उसके कुछ टुकड़े अंदर, जिसको हम रिटेन प्रोडक्ट बोलते हैं, वो उसके अंदर बच्चेदानी के अंदर बच जाते हैं। अब ये अंदर रह के वो क्या करते हैं, जब बाहर की कोई चीज़ अंदर पड़ी रहती है तो वो इन्फेक्शन करवाती है और इस इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत चांसेस कम होता है वो इसकी वजह से कम होता है। पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 में से एक वुमन को ऐसा होता है। पर अगर ये अनसेफ ढंग से लेते हैं टेबलेट्स तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अनसेफ ढंग से लेते हैं मतलब अपनी मर्जी से जो गोलियां लेते हैं ना लोग, उसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी गोली ना खाएं। महिलाओं से मेरा यही निवेदन है कि आप स्त्री रोग चिकित्सक के पास जाएं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का मामला है ये और आपकी पूरा जीवन आपका इसके ऊपर निर्भर रहता है। आप एक बार के लिए आप अपनी मर्जी से गोली खा लेंगे लेकिन आप जीवन भर के लिए दुख पाल लेंगे। बिल्कुल। जब बच्चेदानी के अंदर इस तरह की कोई भी रिटर्न प्रोडक्ट पड़े रहेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके लिए इन्फेक्शन का सोर्स बन जाएगा। बिल्कुल मैम। मैम आजकल की कुछ महिलाएं होती है वो बेबी कंसीव ही नहीं कर पाती, मतलब बहुत समय होने लग जाता है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्योंकि एक तो लड़कियां जो है उनकी शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। पहले जो होता था, हम लोग बच्चियां जो होती थी 18 की उम्र में शादी हो जाती थी। ठीक है, आजकल लड़कियां 25-26 की उम्र तक भी शादी नहीं करती। ठीक है, शादी नहीं करेगी और उसके बाद में अपने कैरियर को लेके वो काफ़ी एंशियस रहती है। और जब कैरियर बनाने की बात होती है तो पढ़ाई में, स्टडीज़ में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनको समय नहीं रहता है। तो उनकी लाइफ स्टाइल, या फिर वो जॉब कर रही होती है अधिकतर, तो जॉब में वही अधिकतर लोगों का भी सीडेंटरी वर्क ही होता है, मतलब सीटिंग वर्क ही होता है। तो वो सीटिंग वर्क की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोग कंसीव नहीं कर पाते। दूसरा जो प्रेगनेंसी नहीं रुकने का, उसमें एक मेल फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है।
ओके। जो पार्टनर होते हस्बैंड जो होते हैं उनके, उनका भी उनमें भी उसके लिए हम लोग फिर एक उनकी जांच कराते हैं, सीमन एनालिसिस कराते हैं। तो उनको भी प्रॉब्लम्स आजकल इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि पुरुष वर्ग भी आजकल मोबाइल और लैपटॉप ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमेशा वो मोबाइल को अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं। अब पॉकेट में लेके घूमने से क्या होता है कि जो उसकी रेडिएशंस होती है, उसकी जो हॉट गर्मी होती है, उसकी वजह से स्क्रोटम पे इफेक्ट पड़ता है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो होता है, उसके लिए जो स्पर्म चाहिए होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, वो प्रॉपर बन नहीं पाते। तो इसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, मतलब उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना कैरियर बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन शादी भी समय से होना ज़रूरी होती है। हर चीज़ का एक फिक्स जो हमारे बनाए हैं पूर्वजों ने रूल्स, उसको सही होता है। तो 30 के पहले आपका फैमिली कंप्लीट हो जाना चाहिए। 30 के बाद में फिर अगर हम कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बहुत सी बार महिलाओं को सुनते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, वो सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो शादी भी टाइम से करना चाहिए और प्रेगनेंसी भी, उसके बाद बच्चे भी समय से कर लेने चाहिए। तो क्या एज सही रहती है प्रेगनेंसी के लिए? देखो वैसे तो 21 के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप सब कुछ अपना करियर भी बना रहे हैं तो 25-24 जो एज है ऑप्टिमम एज है, और 30 के पहले हाँ, कर ही लेना आप इस तरह से प्लान करो कि आपका फर्स्ट बेबी जो है 24-25 पे हो जाए, 3 इयर्स के बाद आपका सेकंड इश्यू हो जाए। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रखना चाहिए। 3 साल का अंतर बोलते हैं हम लोग, वो इसका कारण बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी जो है प्रेगनेंसी की वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड का जो लॉस हुआ होता है, अब वो आपको पूरी अपनी पुरानी वाली स्थिति में आने में आपको 3 साल का समय चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा अंतर मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे देखो तो वो जो बच्चे हैं उनके जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, जब उसको एक और की कंपनी मिल जाती है एक और बच्चे की, तो उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। पर बहुत ज़्यादा गैप जब रख लेते हैं ना, तो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो 30 के पहले फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक। तो मैम जैसे हम एनीमिया की ही बात कर रहे हैं, तो मैम क्या एनीमिया आनुवंशिक कारण से भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, आनुवंशिक कारण से भी होता है। इसमें मुख्य रूप से जैसे सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है, ये जो है वो आनुवंशिक कारणों से होते हैं। ओके मैम, ये सिकल सेल एनीमिया से सिकल सेल एनीमिया से बचाव के लिए हम लोग हमारे यहाँ पे आजकल जांच होती है, जैसे जिला चिकित्सालय में डीएनए टेस्टिंग होती है सिकल सेल एनीमिया के लिए। सिकल सेल एनीमिया में ये लोग जांच करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आसपास का जो ट्राइबल एरिया है उसमें 100 में से 5 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो उसके लिए ये लोग एक कार्ड बनाते हैं। तो हमको सिकल सेल एनीमिया से बचने के लिए करना क्या है कि ये कार्ड हमेशा अपने पास रखने हैं। ये कार्ड के माध्यम से जैसे अब शादी होती है, ठीक है, मैंने बताया आपको ये आनुवंशिक बीमारी है जी। तो जब आपको कार्ड में अगर दोनों के ट्रेट, अगर एक चीज पॉजिटिव है दोनों की कार्ड में, तो उनको आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। तो आपस में शादी करने से क्या होगा कि उनमें तो वो ट्रेट था, लेकिन उनके बच्चों में वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब उनके बच्चों में वो सिकल सेल एनीमिया बीमारी के रूप में आ जाएगा। तो जन्म कुंडली मिलाने की जगह हमको ये डीएनए कार्ड मैच करने चाहिए सिकल सेल एनीमिया के लिए। हाँ ओके मैम, इस बचने के कुछ रीज़न है इससे बचने के? बचने का यही उपाय है कि हम इसको जांच करवाएं। ओके है ना। और बाकी अगर किसी को है एनीमिया, तो उससे बचने के लिए तो उसमें क्या स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचना होता है। क्योंकि जब भी बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है, इसमें सिकल सेल का मतलब होता है कि इसमें जो आरबीसी का हमारा जो ब्लड सेल्स होती है उसका शेप चेंज हो जाता है। नॉर्मली जो ब्लड सेल्स होती है वो डिस्क शेप में होती है, इसमें क्या एक हंसी के आकार में हो जाती है। तो जब वो छोटी छोटी माइनर वेसल्स से वो निकलती है तो वो वहाँ निकल नहीं पाती और वो वहाँ ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो कम हो जाती है। तो जब भी कोई स्ट्रेस वाली चीज़ होती है या कोई सर्जरी वगैरह कुछ भी हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग इनको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा देते हैं ताकि इनको एकदम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में ये ना जाए। वो सेल्स अपना शेप एकदम से चेंज ना करें। इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं एनीमिया के? हाँ बिल्कुल, जैसे आपका ये वाला तो है। इसके अलावा क्या होता है कि वुमेन्स में कुछ कुछ गांठें वगैरह होती है, कुछ रसोली हो सकती है, कुछ फाइब्रोइड्स वगैरह होते हैं। तो उसकी वजह से अगर महिलाओं को पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जैसे अगर उनको पीरियड्स 15 डेज से भी कम समय में आ रहे हैं, 7-8 दिन से भी ज़्यादा रह रहे हैं, या फिर
हर दिन का 3 से 4 पेड से भी ज़्यादा चेंज, उनको मोर देन 4 पेड अगर पर डे चेंज करने पड़ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने रोग चिकित्सक के पास जाएं, उनको दिखाएं, वो उसके बारे में कुछ जांचें हम लोग करेंगे और उसका प्रॉपर इलाज बताएंगे कि उसमें कारण क्या हो रहा है। कभी कोई गांठ है, कोई कैंसर वाली गांठ तो नहीं है, नॉर्मल गांठ है, या कुछ गांठें ऐसी होती है जैसे अंडाशय में कुछ सिस्ट वगैरह बन जाती है, तो उनको हम कुछ समय के लिए मेडिसिन देते हैं तो पीरियड्स फिर से रेगुलर हो जाते हैं और ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो एक बार वो कारण देखना पड़ता है, रूट कोज क्या है, ओनली हार्मोनल डिफेक्ट की वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या किसी गांठ की वजह से हो रही है। तो एक ब्लीडिंग जो महिलाओं में अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। ओके, तो मैम कितना हीमोग्लोबिन लगभग महिलाओं में होना ही चाहिए, और कितना ज़्यादा भी हो तो कोई इश्यू तो नहीं आता, ये बताइए। 14 के लगभग होना चाहिए। ओके, पर 9 से कम तो नहीं जाना चाहिए। 9 से कम नहीं जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल 9 से कम अगर है तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए। ओके, टेबलेट्स हम लोग उसके लिए ट्रीटमेंट में देते हैं, आजकल कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, और अगर 6-7 तक पहुंच जाता है 7 तो फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली ही नौबत आ जाती है। ओके, तो वो नौबत ना आए उसके लिए अपना खान पान अच्छा रखें। ओके मैम, कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि किसी किसी महिला का हीमोग्लोबिन 10 होता है पर उनका धीरे धीरे हीमोग्लोबिन कम होता है, फिर अच्छा खाते हैं फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, ऐसा भी क्यों होती है ये सिचुएशंस भी? ऐसा सिचुएशंस इसीलिए होती है कि हो सकता है उनमें कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो रहा है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है उनको। ओके, या तो हो सकता है उनको पीरियड्स के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, जो वो समझ नहीं पा रही है। एक और समस्या होती है जो सिर्फ महिलाओं में नहीं होती, वो किसी में भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें फिशर्स बन जाते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम अपन एक तरह से उसमें बोल सकते हैं। ओके, तो उसमें जब पाइल्स के साथ जो ब्लीडिंग निकलती है वो दिखती भी नहीं है हमको। जब पोटी में बैठता है इंसान तो उसमें जो उसकी वजह से जो ब्लड लॉस होता है वो पॉसिबल नजर ही नहीं आता है। वो नजर ही नहीं हाँ, आता है। ओके, क्योंकि आपकी आजकल बहुत से लोग इंडियन की जगह कोमोड यूज करते हैं, तो कोमोड में तो और भी पता नहीं चलता है कि साथ में ब्लड भी जा रहा है। ओके, ओके, तो वो भी एक कारण हो सकता है। अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और आपने खान पान भी आप अच्छा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है। बाकी कुछ बीमारियां भी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप सब कुछ सही है आपका, आप खान पान भी अच्छा ले रहे हैं, ब्लीडिंग भी आपको ज़्यादा नहीं हो रही है, और इसके बाद भी आपको हीमोग्लोबिन राइज नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ आगे जांचें कर पाएँ कि कुछ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, बनने से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है। ओके मैम, जैसे कि अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया, कुछ भ्रांतियां भी है, मैंने सुना है कि डिलीवरी के दौरान एक दूसरी डिलीवरी वाली महिला उससे मिल नहीं सकती, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है ये भ्रांतियाँ, मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने इसलिए बना दी होगी कि जैसे अभी किसी महिला की डिलीवरी हुई है तो हम उसके लिए 45 डेज का पीरियड मानते हैं रिकवरी के लिए। ओके, हाँ, 1.5 महीना उसको कम से कम लगता है रिकवरी में। तो ऐसी स्थिति में जब वो दूसरी महिलाओं को देखने जाएगी जो ऑलरेडी लेबर में है या उसकी डिलीवरी हो रही है, तो डिलीवरी में वैसे भी काफ़ी स्ट्रेस होता है वुमेन्स को, उनको हम लोग एक नया जीवन के रूप में मानते हैं, है ना। तो हो सकता है उतना स्ट्रेस वो देख ना पाए, उतना दर्द वो देख ना पाए। इसी स्थिति से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाए होंगे। बाकी अगर वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो जा सकती है, क्योंकि हम जब एज ए हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट या हम लोग काफ़ी कम समय में पेशेंट्स को देखना भी चालू कर देते हैं और सारे काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है तब भी बहुत सारे डिलीवरी भी करवाते हैं, सिजेरियन भी करवाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके मैम, तो महिलाओं को कुछ संदेश दीजिए कुछ जागरूक करने के लिए कि वो खुद के प्रति भी स्वास्थ्य संबंधी अपना ध्यान रखे। क्या होता है कि महिला घर के कामकाज में परिवार को संभालने में बिजी हो जाती है कि वो खुद भी अपना बॉडी का, अपने खान पीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखती है। तो ऐसे महिलाओं को आप कुछ संदेश दीजिए कि वो खुद से भी प्यार करे, खुद के लिए भी जागरूक हो। बिल्कुल, महिलाओं को मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद से प्यार करें। आप अपने आप से प्यार कर पाओगी तो ही आप बाकी लोगों को प्यार करोगे। मतलब आप पहले खुद को सेटिस्फाई करें। हम अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम बाकी लोगों को भी सेटिस्फाई कर पाते हैं। हम अगर हेल्दी है तो हम बाकी लोगों को भी हेल्दी, फैमिली को हेल्दी रख पाएंगे। तो सबसे पहले खुद के हेल्थ पे ध्यान रखें, आपके खान पान को आप अच्छा रखें। जब आप अच्छा खाएंगे, आप संतुलित आहार लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो आप अपने परिवार वालों को भी तो वही खिलाएंगे। तो इसलिए अपने आहार पे ध्यान रखने और अपने हेल्थ के बारे में जागरूक रहें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है कि सब कुछ खान पान के बाद भी हमारा खून की कमी हो रही है या कुछ भी हो रहा है,
तो आप चिकित्सक के पास आएँ, उनसे सलाह लें और अपने लिए जागरूक रहें। बिल्कुल। ओके मैम, तो अब अपन आपने बताया था जैसे कैंसर भी एक बहुत बड़ी बीमारी आजकल महिलाओं में चल रही है, तो कैंसर क्या होता है ये बताइए। कैंसर जो बेसिकली होता है, इसमें कुछ अबनॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, वो अनियंत्रित अनियंत्रित ढंग से वो मल्टीप्लाई करती है और एक गांठ का रूप ले लेती है। और वो गांठ जो फिर होती है वो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती है उनकी वर्किंग को इफेक्ट करती है। तो ये गांठों को हम लोग कैंसर बोलते हैं। ओके, तो कैंसर किन कारणों से होता है और इसका बचाव महिलाएं या पुरुष या जो भी है कैसे करें? कैंसर की वजह तो बहुत सी बार तो कारण हमें पता भी नहीं होते हैं, और कुछ बहुत सारे कारण जो हैं वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। जैसे अभी हमारी जो लाइफ स्टाइल होती जा रही है, धीरे धीरे बहुत सडेंटरी लाइफ स्टाइल होती जा रही है, वो भी इसको प्रोवोक करता है। तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमको बचने की ज़रूरत है। जैसे लाइफ स्टाइल में आजकल हम लोग जंक फूड का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो जंक फूड से और फास्ट फूड से बचें। जंक फूड और फास्ट फूड में क्या होता है कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं। हम लोग घर में बनी हुई तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते हैं, और हम लोग जंक फूड के नाम से कितने कितने पुरानी हम ब्रेड और पिज़्ज़ा कितना दिन पुराना हम लोग खा लेते हैं, और वो ख़राब भी नहीं होता है। उसका ख़राब नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं, और उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे कलर उसमें एडेड होते हैं। तो ये कलर और ये प्रिजर्वेटिव हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, और ये हमारे बहुत सारी कैंसर सेल्स को प्रमोट करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि इस तरह के भोजन को अवॉइड करें, और अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बैलेंस रखें। हाँ, एक और कारण मैं बताना भूल गई आपको कि रेडिएशन की वजह से भी कैंसर्स होते हैं। जैसे अभी मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस होते हैं, मोबाइल टावर जो लग रहे हैं जगह जगह, उनकी वजह से जो रेडिएशंस होते हैं उससे भी कैंसर होता है। तो मैम रेडिएशन से कैसे बचे? मोबाइल हमारा डेली लाइफ का एक पार्ट है और कई घरों के पास में टावर भी लगे होते हैं, तो इनसे कैसे बच सकते हैं? तो देखो, मोबाइल जो है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपनी पॉकेट्स में मोबाइल लेके घूमते हैं, या फिर ऊपर शर्ट के यहाँ पे बिल्कुल हार्ड के यहाँ पे मोबाइल लेके घूमते हैं, है ना। तो वो रेडिएशन बिल्कुल बॉडी से टच होके आपको रेडिएशन जा रही। तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल जब मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने से दूर रखें, 2 फीट की दूरी तो कम से कम रखें। और जब आप मोबाइल उपयोग में नहीं रख रहे हैं तो उसके डाटा ऑफ कर दें। तो उससे रेडिएशन थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ेगा। जब आप सो रहे हैं रात को, या जब यूज़ में नहीं है, तो अपने से 2-3 फीट की दूरी पे रखें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, रात को सोते समय बिल्कुल सिर के पास में लेके मोबाइल रखते हैं। दूसरा क्या, अपन इसको यूज़ करने के लिए हेडफोन, वायर वाले हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो एक वो ब्लूटूथ वाले जो हेडफोन यूज़ करते हैं ना, वो भी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है उससे। जो एक ईयरबड्स का और उसका फैशन चल गया है ना, वो भी काफ़ी नुकसान करता है। तो ईयरबड्स हम सलाह नहीं देंगे। ईयरबड्स से आपके रेडिएशन की क्वांटिटी, क्योंकि ब्लूटूथ ऑन होगा तो उससे भी रेडिएशन जो निकलती है वो आपको नुकसान करती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप, अगर आपको ज़रूरी है हेडफोन यूज़ करना, या तो आप स्पीकर पे रख के बात करो, ताकि आप फ़ोन भी दूर पे रख पाओगे और एकदम बॉडी से टच भी नहीं रहेगा। या फिर अगर आपको यूज़ ही करना है तो आप वायर वाले हेडफोन यूज़ करो, ताकि मोबाइल आपसे थोड़ा सा दूर पड़ा रहेगा। तो वो रेडिएशन आप उसको थोड़ा सा उस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। मतलब कि मिनिमम आप रेडिएशन, इसका मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग, और हम लोग देखो काम का उपयोग तो बहुत कम करते हैं। अधिकतर क्या होती है, ड्रूम स्क्रॉलिंग होती है, बिल्कुल अननेसेसरी हम उसको स्क्रॉल कर। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो हमारे रेडिएशन वाला इफेक्ट भी जा रहा है, दूसरा पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता है। मतलब हमारा माइंड कोई और चला रहा है, वैसी वाली हालत हमारी हो जाती है कि हम लोग अपने थॉट्स तो इंसर्ट कर ही नहीं पाते। अब उसकी जगह इतना सारा ड्रूम स्क्रॉलिंग करने की जगह अपने खुद के दिमाग का उपयोग करें, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो बाहर ही नहीं आ पाते। तो हम थोड़ा सा मोबाइल का समय कम करें, जब वाकई में उपयोग लेना है तभी उसको काम में। मतलब कह सकते हैं ना कि रेडिएशन बहुत हद तक हानिकारक, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बहुत ज़्यादा हानिकारक पर आजकल चलन ही मोबाइल का हो गया, बहुत ज़्यादा हर घर के बाहर। और मोबाइल मतलब एक घर में 5-7 मोबाइल तो नॉर्मल चीज़ है, हर घर के में यही चीज़ है। सही बात है, बिल्कुल। बस ये है कि हमें ध्यान रखना है, इसलिए कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैम, मैंने ऐसा सुना है कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है ना, उनसे भी कैंसर होता है, ऐसा होता है? बिल्कुल उससे हो सकता है कैंसर। क्योंकि क्या होता है, देखो जब प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरा जाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेलर तक जब तक आती है, दुकान तक आती है, इस ड्यूरेशन में भी, और फिर दुकान वाले के पास भी बहुत टाइम तक वो तेज धूप में और गर्मी में पड़ी रहती है। अब इस गर्मी और धूप की वजह से क्या होता है,
बोतल के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं उस पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो आप तो मिनरल वाटर करके उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप कंज्यूम कर रहे हो माइक्रो प्लास्टिक। तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो होता है वो प्रमोट करता है कैंसर्स को बढ़ने के लिए। और हमें घर में भी हम लोग बहुत सी बार क्या होता है, खाने के लिए या उसके लिए कुछ प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, या पानी पीने के लिए भी प्लास्टिक की बोतल कार में रख देते हैं। तो कार वगैरह में भी, गाड़ी वगैरह में भी रखने के लिए प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतल या कांच की बोतल यूज़ करें। प्लास्टिक की बोतल उसमें भी जब गर्मी में कार में बहुत देर तक अगर पड़ी रहेगी तो उसमें भी वही माइक्रो प्लास्टिक्स वाला प्रॉब्लम आएगा। फूड ग्रेड वाला प्लास्टिक का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना प्लास्टिक डिजोल्व हो रहा है या नहीं। तो बेटर है अवॉइड करें प्लास्टिक वाली चीज़ें। प्लास्टिक वाली चीज़ें हम अगर अवॉइड करेंगे तो एकदम कैंसर से भी बचेंगे। दूसरा, हम जो इस धरती पे बोझ बढ़ा रहे हैं प्लास्टिक का, वेस्टेज का, उससे भी हम बचेंगे। तो डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक वाला चीज़ें हैं उसका उपयोग बंद करें। वो आज जितना टनों कचरा पृथ्वी पे इकट्ठा हो रहा है, प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा वो भार है। तो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए वो काफ़ी नुकसानदेह है वो चीज़। लेकिन मैम कुछ महिलाएं होती है जो अपने बच्चों को दूध देती है ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार प्लास्टिक की बोतल में ही होती है, तो क्या उन्हें वो बोतल का यूज़ नहीं करना चाहिए? हाँ, उसमें देखो दोनों तरह की बोतल्स आती है। एक तो प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी की बोतल्स होती है, कुछ फूड ग्रेड प्लास्टिक करके आता है ना, या फिर कांच की बोतल्स आती है। उसके लिए भी कांच की बोतल्स आती है, स्टील की बोतल्स भी आती है। तो स्टील वाली और कांच वाली जो बोतल्स होती है उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप हरी उसके बाद उसको बॉईल कर लो अच्छी तरह से। तो स्टील वाली बोतल को आप जब बॉईल करोगे तो एकदम क्लीन हो जाएगी, स्टरलाइज हो जाएगी, उसके बाद वो नुकसान नहीं करेगी। और उसके ऊपर जो आता है कैप वो सिलिकॉन वगैरह का बना होता है, तो उसको भी आप बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करके फिर ड्राई करके उसको स्टोर करने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो प्लास्टिक, अगर नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल में अगर वो डाल के दूध दे रही तो गलत है ना। हाँ, उसमें नहीं देना है दूध बच्चों को। मैम ये बताइए कि महिलाओं में मुख्य रूप से कैंसर किस प्रकार के होते हैं? महिलाओं में मुख्य रूप से जो कैंसर आप यहाँ पे अपने यहाँ जो पाए जाते हैं, पहले अपने यहाँ पे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा, सर्वाइकल कैंसर भी हम उसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता था। आजकल ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, स्तन कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों ही कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं महिलाओं में। तो ब्रेस्ट कैंसर क्यों होते हैं, क्या कारण क्या है उसका? देखो, वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। कुछ आनुवंशिक कारणों से भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है कभी कभी, कि आपकी मदर को या आपकी फैमिली में अगर टेंडेंसी है तो उनमें भी संभावना रहती है। एक दूसरा, अपन जो इनर वियर है अपने, बहुत ज़्यादा टाइट पहनने से भी होता है। अच्छा, टाइट पहनने से? हाँ, बहुत ज़्यादा इनर वियर जो है उनको थोड़ा सा ढीला यूज़ करें, या जब आप रात्रि में सो रहे हैं तब उनको थोड़ा ढीला कर दें, ताकि। और एक होता है कि बहुत सारी महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवॉइड करती है, बच्चे को दूध पिलाना अवॉइड करती है कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा, ये सोच के बहुत सी महिलाएं दूध नहीं पिलाती। तो वो फैक्टर भी नुकसान करना है, क्योंकि आप जितना बच्चे को दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ये प्रोटेक्शन देता है आपको ब्रेस्ट कैंसर से। तो ये एक बचाव का एक तरीका है कि आप उसको बच्चों को दूध पिलाएं। तो मैम ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर का पता कैसे करें कि हमें होने वाला है या नहीं, मतलब इसका चीज़ का पता पहले से कैसे चले? हाँ, पहले से तो देखो, बहुत पहले से तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो हमको क्या करना है कि कम से कम महीने में एक बार अपने आप को कांच के सामने खड़े रह के एक बार देखें पूरा, कि आपके दोनों ब्रेस्ट में स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है, निप्पल में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है, कोई गांठ तो नहीं दिख रहा है। एक तो खड़े होके देखना है। दूसरा, आप सीधा लेट जाइए और अपनी हथेलियों से, उंगलियों से नहीं, अपनी हथेलियों से स्तन को पल्पेट करें, उसको महसूस करें और देखें कि कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई गांठ महसूस हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको चेक करके बताएंगे कि कोई गांठ है या भी नहीं है, और अगर गांठ है तो वो किस तरह की है। तो आगे के लिए वो आपको जांच बता देंगे कि इसमें सोनोग्राफी करवानी है या इसकी एफएनएससी करवानी, या कोई जांच अगर इसमें ज़रूरत है तो वो आगे के लिए आपको गाइड कर देंगे। तो अगर आपको आपके ब्रेस्ट में कोई भी अबनॉर्मलिटीज दिखती है, अगर आपकी निप्पल रिट्रैक्टेड दिखती है, इन्वर्टेड दिखती है, इस तरह का कोई भी चीज़ अगर दिखता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको आगे के लिए गाइड कर पाए। मैम अभी जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो मैम इससे कैसे बचा जा सकता? बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचने के लिए देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ जो है, हाइजीन्स का ध्यान रखें। है ना, वो मैंने आपको अभी
कुछ समय पहले अपने बात की थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने को किस तरह से पैड चेंज करना है, किस तरह से पैड को एवरी टाइम चेंज, हर 6 to 8 आवर में चेंज करके हर बार हैंड वॉश करने हैं, और नीचे प्राइवेट पार्ट्स को हर बार धोना है। ठीक है, तो आपको वहाँ इन्फेक्शन अगर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इन्फेक्शन नहीं होगा, ये जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है वो HPV वायरस की वजह से होता है। तो जहाँ इन्फेक्शन नहीं होगा तो वहाँ HPV वायरस नहीं आ पाएगा, तो कैंसर की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा है, पहले जो ये बच्चेदानी के मुंह से कैंसर के लिए जो टीके होते थे इंडिया में नहीं बनते थे, तो वो महंगे आते थे, हर कोई लगवा नहीं पाता था। लेकिन अभी इंडिया में भी ये टीके बनने लग गए हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हैं, तो वो हम बच्चों को लगवाएं। 9 से 14 साल की जो बालिकाएं हैं उनको सबको ये टीका जरूर लगवाएं। तो 9 से 14 साल वर्ष की जो बालिका है उसमें हम 2 टीके लगाते हैं। एक 0 मतलब फर्स्ट डोज लग गई, उसके 6 मंथ के बाद उनको सेकंड डोज लग जाएगी। ठीक है, और जो 14 वर्ष से अधिक की बालिकाएं हैं उनको हम लोग 3 टीके लगवाते हैं, 0, 2 एंड 6। मतलब फर्स्ट डोज, उसके 2 महीने बाद 1 डोज, और उसके 6 महीने बाद 1 डोज। तो उनको 3 डोज लगवाएं, तो उससे काफ़ी कुछ प्रोटेक्शन आपको बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से मिल जाएगा। ठीक है, और अधिकतम एज जो है हम 45 वर्ष की उम्र तक लगवा लेते हैं, पर अगर बच्चियों की उम्र में लग जाएगा 9 से 14, तो ये ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देगी। 14 के बाद भी जब तक शादी नहीं हुई, अनमेरिड है लड़कियां, तब तक भी अच्छा प्रोटेक्शन ये देती है। शादी के बाद भी थोड़ा प्रोटेक्शन तो देगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा प्रोटेक्शन जो टीकों का है वो कम होता जाएगा। तो जितना अर्ली हो सके बच्चियों को ये टीके ज़रूर लगवाएं। और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो उनके पास भी छोटी बच्चियां हैं वो ज़रूर ये टीका लगवा लें। तो मैम ये बताइए कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर पता कैसे करें कि हो गया है या होने वाला है? देखो, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर तो वैसे अधिकतर हमारे पास जो पेशेंट आता है थोड़ा सा लेट स्टेज में आते हैं। मतलब उसमें जो सिम्टम्स होता है वो जो सिम्टम वो अधिकतर लेके आते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं कि संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होती है। कि बच्चेदानी के मुंह पे जो गांठ बन जाती है, जब संबंध बनाते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है। तो वही सिम्टम्स हमारे पास लेके आते हैं। लेकिन हमको अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या करना है कि जैसे 21 साल की उम्र के बाद में, अगर मैरिड है तो 21 साल की उम्र के बाद में हर 3 साल में हम लोग एक पेप स्मेयर की जांच का सलाह देते हैं। पेप स्मेयर की जांच क्या होती है कि बच्चेदानी के मुंह का पानी लेके हम स्लाइड पे फैला के उसको जांच के लिए भेजते हैं। है ना, उसकी पैथोलॉजिकल जांच होती है कि उसमें कोई कैंसर का कोई कीटाणु तो नहीं पनप रहा है। तो ये जांच 30 वर्ष की आयु तक हम लोग सलाह देते हैं कि हर 3 साल में करें। और 30 वर्ष से लेके 65 वर्ष की उम्र तक हम लोग सलाह देते हैं कि हर 5 साल में ये जांच रिपीट होनी चाहिए। अगर जैसे फर्स्ट जांच आपने करी वो नॉर्मल आई है तो 5 साल बाद, और अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज आई है तो उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि क्या करना है। तो प्रोटेक्शन के लिए तो आप टीके यूज़ करिए, और डिटेक्शन अर्ली जांच के लिए हम पेप स्मेयर यूज़ कर सकते हैं। तो मैम जैसे और एक चीज़ और है, वैसे बहुत कॉमन नहीं होता है, बट मल्टीपल सेक्स पार्टनर से बचें। क्योंकि इसमें जब मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं तो ये भी कैंसर को प्रमोट करता है। क्योंकि उससे वायरल इन्फेक्शन के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैम अभी इससे पहले हमने बात करी थी तो एक वाइट डिस्चार्ज वर्ड का यूज़ हुआ था, तो वाइट डिस्चार्ज होना क्या नॉर्मल है? हाँ, ये नॉर्मल है, काफ़ी हद तक नॉर्मल है। अगर दिन में 1-2 बार अपने को वाइट डिस्चार्ज थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। और स्पेशली जब पीरियड्स आता है, पीरियड्स के बाद जब 10th से 20th डे होता है तो इस समय ओव्यूलेशन होता है, अंडा बनता है, तो उस समय ये वाइट डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है। थीन वाटरी डिस्चार्ज होता है, तो उतना डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। पर अगर उस वाइट डिस्चार्ज में कुछ स्मेल आ रही है तो वो अब नॉर्मल है। अगर कोई स्मेल आ रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको इस रोग चिकित्सक को आके दिखाना चाहिए, ताकि हम लोग चेकअप करके डिसाइड कर पाए कि कुछ इन्फेक्शन है या कोई गांठ तो नहीं पनप रही या कोई और समस्या तो नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत होना नॉर्मल बात है। हाँ, थोड़ा बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ जो ग्लैंड्स होती है, जो ग्रंथियाँ होती है, वो ये डिस्चार्ज को सिक्रेट करती है। तो वो चीज़ नॉर्मल होती है। थोड़ा बहुत होना नॉर्मल है। मैम क्या होता है कि महिलाओं में, जैसे अभी अपन ने एनीमिया की भी बात करी थी, तो क्या मैम महिलाएं भी ब्लड डोनेट कर सकती है क्या, और करना अच्छी बात है या नहीं? बिल्कुल, महिलाएं डोनेट कर सकती है अगर उनका हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा है तो। है ना, अगर आपका वहाँ पे जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले आपका ब्लड ही चेक किया जाएगा। तो आप 16 वर्ष की उम्र से लेके 60 वर्ष की उम्र तक ब्लड डोनेट अपन कर सकते हैं। ठीक है, और वजन हम लोग इसके लिए बोलते हैं कि 45 के ऊपर वजन होना चाहिए, 45 किलो के ऊपर वजन होना चाहिए।
और ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम नहीं भी डोनेट कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो उसमें आरबीसीज होती है, जो ब्लड सेल्स होती है, उनकी आयु जो होती है वो सिर्फ 3 महीने की होती है। अगर हम नहीं भी डोनेट करेंगे तो वो बॉडी में डिस्ट्रॉय होती है और बॉडी से बाहर निकलती है, जैसे बिलिरुबिन या यूरिन के माध्यम से किसी न किसी रूप से वो बाहर निकलता ही निकलता है। तो अगर हम डोनेट कर देंगे तो किसी को नया जीवन मिल जाएगा जी। तो डोनेट करने से अभी कुछ रिसर्च आई है, उसमें यह भी साबित हुआ है कि ये कैंसर से भी बचाव करती है, ब्लड कैंसर से भी। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगी, गायत्री परिवार की तरफ से गायत्री शक्तिपीठ धरियावत रोड पे गायत्री शक्तिपीठ स्थापित है। वहाँ पे 23 मार्च को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो अधिक से अधिक लोग वहाँ पे आए सुबह 8 बजे से 2 बजे के बीच में और ब्लड डोनेशन करें और किसी को नया जीवन प्रदान करें। बिल्कुल, मतलब ये जो गलत लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी बात होती है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात होना चाहिए। और बहुत से लोग हर साल भी अपने बर्थडे पे या उस तरह से भी बहुत से लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना विलिंगली हर 3 से 4 महीने में ब्लड डोनेट कर ही देते हैं। ओके, तो अपना स्वास्थ्य, महिलाओं से निवेदन है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रखें और ब्लड भी डोनेट करते रहें। और महिलाएं भी बहुत आराम से कर सकती है, मैं खुद करती हूँ डोनेट। और अभी जब होगा शक्तिपीठ का ये ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, उसमें भी मैं ब्लड डोनेट करूँगी। एक्चुअली मैम, जैसे मैं बताना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि एक बोतल ब्लड लेते हैं तो कितना ब्लड वो डोनेट करते हैं, मतलब कितना ब्लड होता है। लोगों का कहना है कि बोतल भर के होता है, तो आधा तो वो लोग यही डर से ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। बोतल का मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बोतल वो भर के ब्लड लेते हैं। आपका 300 ml के लगभग ही ब्लड लिया जाता है। 1 कप हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 कप बहुत ज्यादा मायने नहीं रख जाती। आपको कभी कोई चोट पहुंचती है तो भी इतना ब्लड निकल जाता है। ठीक है, या फिर महिलाओं को कभी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें भी इतना ब्लीडिंग हो जाती है। तो 1 कप ब्लड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। और कभी किसी का हीमोग्लोबिन कम है, बहुत ज्यादा कम वालों को तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ लगता है तो बहुत सी बार पीडियाट्रिक डोज होती है, बच्चों की जो डोज होती है, तो उसमें 50 ml और 100 ml ब्लड भी डोनर से हम ले सकते हैं। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि आपने किसी के लिए ब्लड डोनेट किया है या आपका ब्लड कहीं अच्छी जगह काम आएगा। मैम, एक संदेश और लोगों को दीजिए, महिलाओं को दीजिए। क्या होता है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, मतलब लोगों को अपने आप से प्यार नहीं करना है, बस मोटे पतले दिखावटी में जीना होता है। तो मैम थोड़ा महिलाओं को कुछ संदेश दीजिए कि मोटा पतला कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, देखो ये मोटा पतला काला गोरा ये सब चीजें बाहरी आवरण से आप दूर रहें और अपने आप को सशक्त समझें, अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि आपके मोटे होने से, आपके पतले होने से किसी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को फिट रखिए। आप अगर मोटे हैं और आप एक्टिव हैं, आप अपना सारे कार्य खुद कर रहे हैं, आप भाग दौड़ वाले कार्य सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मोटापा और या बहुत पतला होना जो होता है ना, ये आनुवंशिक रूप से होता है ना। तो बहुत से अगर आपके पेरेंट्स का वजन उसी ढंग से है, उनकी जो बॉडी का जो फिजिक होता है उसी तरह से आपका फिजिक भी होगा। तो हो सकता है कि पेरेंट्स का फिजिक उस तरह से रहेगा तो आप कितनी भी कोशिश कर ले आपका फिजिक वैसे ही रहेगा। बहुत से लोगों का होता है कि फिजिक बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, वो खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खूब खाएंगे तो भी वो पतले रहेंगे। और मोटे लोगों का, बहुत से लोगों को बहुत कम खाते हैं तो भी उनका। तो इसलिए अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि मैं मोटी हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती या मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरी बहुत सारी अच्छी दोस्त भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, काफ़ी हेल्दी है, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, दूसरों को मोटिवेट करती है। और बाकी लोगों को भी ये मोटा पतला करके किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ना खुद को, सबसे पहले खुद कॉन्फिडेंट रहिए कि कोई आपको बोल ना पाए कि आप मोटे हो या इस तरह से कोई आपके सामने इस तरह से बात ना करे। दूसरा, मोटापा जो होता है वो मेटाबॉलिक रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है जी। तो इनमें क्या होता है, बहुत सी बार मेटाबॉलिक रेट ही इतनी कम होती है कि वो नहीं मैनेज कर पाते, बहुत कम खाते हैं फिर भी वजन बढ़ता है कुछ लोगों का। सही बात तो एक मेटाबॉलिक रेट की, या कभी कभी किसी को अगर कोई थायराइड का, पर ये है कि आप एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करा लीजिए कि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम अगर होती है ना तो उसमें मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है और आप सुस्त भी महसूस करेंगे। तो एक बार वो जांचें जरूर करा लीजिए। अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी आपका वजन ज़्यादा है,
तो आप एक्टिव रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मैम। मैम ये आपने बिल्कुल सही बात बताई। मैम एक वर्ड और होता है मेनोपॉज करके, जिसे हिंदी में रजोनिवृत्ति भी कहते हैं, तो मैम ये क्या होता है, ये बताइए। ओके, रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज जो होता है, ये महिलाओं के जीवन में आने वाला एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें महिलाओं में बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, बहुत सारे मानसिक बदलाव होते हैं, और इस समय जो है पीरियड्स महिलाओं का बंद हो जाता है। ओके, तो क्या मैम पीरियड्स एक दिन में ही बंद हो जाता है? नहीं नहीं, देखो, इसका जो पीरियड्स बंद होने का आमतौर पे उम्र होती है, वो 45 से लेके 55 तक की उम्र को हम लोग नॉर्मल उम्र मानते हैं। और पीरियड्स सडनली बंद नहीं होता है। पीरियड्स बंद होने से पहले क्या होता है कि आपकी जो साइकिल होती थी पीरियड्स की, वो थोड़ी सी इरेगुलर हो जाती है। किसी किसी महिला में होता है कि पहले 1 मंथ में आया, फिर 2 मंथ में आया, 3 मंथ में आया, क्या कभी 5-6 मंथ में आया, कभी 7-8 मंथ में भी वापस आ जाता है। तो 2-3 साल तक ये थोड़ा सा डिस्टर्ब चलता है। किसी किसी को थोड़ा सा जल्दी आता है, किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह से करके ये धीरे धीरे करके बंद होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हो सकता है आपको कोई अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई गांठ वगैरह ना हो। वो रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जब मेनोपॉज होने वाला है, जब आपको इस तरह से 2-2, 3-3 महीने पीरियड आ रहा है, तो ये अपने से ये नहीं सोचना कि मेरा पीरियड्स बंद होने वाला है। इसके लिए भी आप चेकअप कराएं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हमारे पास इस तरह की महिलाएं भी आती है कि अगर उन्होंने नसबंदी नहीं करा रखी है, टीटी नहीं करा रखा है, तो लेट एज में भी जब पीरियड्स बंद होने वाला हो जाता है, उस समय भी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो मैंने अपने उसमें भी, प्रैक्टिस में भी बहुत सारी महिलाओं को देखा है, जिनको 1-2 बार 5-6 मंथ में आया, तो उनको फिर लगा कि अब 5-6 मंथ तक पीरियड्स नहीं आया, मतलब पीरियड्स बंद हो गए। तो उस चीज़ के लिए सावधानी रखनी है। गर्भ निरोधक साधन उस समय पूरी तरह से काम में लेने हैं, और अवेयर रहना है, और उसका उस तरह से वेट करना है। तो मैम इसके कुछ लक्षण होते हैं क्या? हाँ, जैसे अब जो इसमें मेनोपॉज जब होता है ना, तो इसमें बहुत सारा मानसिक परिवर्तन आते हैं। जैसे महिलाओं को बहुत सारी बार हॉट फ्लैशेस होते हैं, और अनिंद्रा हो जाती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है। ये सारी फीमेल टू फीमेल, हर वुमन टू वुमन ये वेरी करता है। हर महिला में अलग अलग लेवल का होता है हॉट फ्लैशेस वगैरह जो। तो ये हॉट फ्लैशेस जो आप यूज कर रहे हैं, ये होता क्या है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है कि जैसे पहले पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में गर्मी हो रही है, पूरी बॉडी में पूरी गर्मी फील होती है। उसके बाद पूरा पसीना पसीना हो जाता है, और जब ये पसीना सूखता है तो फिर ठंड लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वापस यही प्रोसेस होगी, वापस गर्मी लगेगी, पसीना होगा, फिर ठंड लगेगी। तो ये प्रोसेस चलती रहती। कब किसी किसी को ये हर आधे घंटे में होती है, किसी को हर घंटे में होती है, या किसी को नहीं भी होती है, या किसी को 2-3 घंटे में एक बार होता है। तो ये हॉट फ्लैशेस की वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती है। उनको लगता है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हो। तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो उनको चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। महिलाओं को पता कैसे लगना शुरू हो जाता है कि अब मेरे पीरियड्स बंद हो जाएंगे? हाँ, उसमें तो महिलाओं को पता लगने के लिए तो उनका यही होता है कि जब 45 की एज के लगभग होती, कभी कभी 45 से पहले भी हो जाता है, उसको हम प्री मेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। तो उसमें जब पीरियड्स इरेगुलर उनके चालू होने हो जाएंगे कि भाई 15 डेज ओवरड्यू हो गए, 1.5 मंथ में आए, 2 मंथ में आए, तो उस समय हम मान सकते हैं। दूसरा, वो अपनी मदर से पूछ सकती है, माँ से। जैसे आनुवंशिकता भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे उनकी मदर को, किसी को अगर 50 की एज में पीरियड्स गया है, तो हो सकता है उनको भी उस एज में जाए। ये एक संभावना होती है। मेनोपॉज में शरीर की देखभाल कैसे करें उस दौरान? मेनोपॉज में शारीरिक देखभाल के लिए आहार उचित लेना ज़रूरी है। आप अपना संतुलित भोजन लीजिए। ठीक है। संतुलित भोजन इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होनी चालू हो जाती है। हड्डियों में जो मिनरलाइजेशन होता है वो कम होना चालू हो जाता है। ये स्थिति को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। मतलब उसमें कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना चालू कर देती है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार लेना है। तो कैल्शियम वाली चीज़ें क्या है, जैसे दूध और दूध के प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, पनीर है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, बादाम वगैरह है, ये इनमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। तो ये चीज़ लें। और विटामिन डी के लिए जो सबसे अच्छा साधन होता है वो होता है सूर्य की किरणें, नेचुरल जो है। तो हम धूप में बहुत सी बार अवॉइड करते हैं निकलना। तो हमको क्या करना है कि गुनगुनी धूप जो होती है सुबह की या शाम,
उसमें कम से कम 15 मिनट के लिए वॉक करें, ओके। ताकि हमको हमारी बॉडी विटामिन डी का सिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी हड्डियों की सेहत के लिए। हाँ। दूसरा होता है हम लोगों को जो मांसपेशियां होती है हमारी बॉडी हाँ, की, हाँ। ये भी कमज़ोर होना चालू करती है। एक वर्ड होता है सार्कोपीनिया, हम लोग यूज़ ओके। करते हैं। तो मतलब मसल्स की जो संख्या होती है वो कम होने लग जाती है। एक बंडल होता है मसल्स का, तो उनमें जो नंबर ऑफ मसल्स वो कम होने लग जाती है। तो उसके लिए हमको दोनों चीज़ करनी है। एक तो एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। एक तरह से जिम में जो अपन वेट वाले जो ओके। करते हैं उस तरह से, या आप घर पे अच्छे से योगा और उस तरह की एक्सरसाइज करें कि आप अपनी मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथ दे पाएँ। और ये मसल्स बनी रहे उसके लिए हमको प्रोटीन डाइट अच्छी रखनी ज़रूरत है, ओके। क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारी मसल्स को बनाने में महत्वपूर्ण होता है। ओके। प्रोटीन डाइट में हम लोग ले सकते हैं कि हमें हमारे भोजन में दालों की मात्रा बढ़ानी है। दालों की है, साबुत अनाज है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है, अंकुरित जितने भी मिलेट्स हैं, ये चीज़ें हमें हमारे भोजन में बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है दालों के अंदर और अंकुरित अनाज के अंदर, और इसके अंदर जो फाइबर्स होता है, ये हमारी आंतों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैम जैसे आपने बताया कि विटामिन सी, विटामिन डी को हमें अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, तो क्या इनके लिए हमें दवाई लेना ज़्यादा बेटर है या नेचुरल प्रोडक्ट्स को खाने से हमारा ये चीज़ें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? देखो, नेचुरल प्रोडक्ट खाने से तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हाँ। पर फिर भी बहुत सी बार नेचुरल प्रोडक्ट होने के बाद भी हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, मेनोपॉज के बाद जब रजोनिवृत्ति हो हाँ। जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है हमारी बॉडी में, हमको बॉन फॉर्मेशन और इनमें हेल्प करता है। ये जब कम हो जाता है तो हम अच्छा आहार रखते हुए भी हम लोगों का बोन का जो क्वालिटी वो ख़राब होने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ओके। तो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लें, और हम लोग उनको उस समय कुछ फूड सप्लीमेंट की तरह से और कैल्शियम और विटामिन डी की टेबलेट उनको देख के उनकी सेहत के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। और बहुत सी बार मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी अगर इसकी होती है, तो हम लोग उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की हॉट फ्लैशेस वगैरह की, या बहुत ज़्यादा बोन वीकनेस की, या बहुत ज़्यादा कमजोरी उस तरह से आ रही है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। पहले आप अपने स्त्री रोग चिकित्सक के पास जाइए, वो आपका चेकअप करके डिसाइड करेंगे कि आपको सिर्फ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है। ओके। वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ देना ओके। उचित रहेगा। तो मैम इसमें हृदय स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें? ओके, ठीक है। हार्ट के लिए हम लोगों को क्या करना है कि जो हार्ट एस्ट्रोजन लेवल जो होता है, अभी तक जब तक पीरियड्स बंद नहीं होता है, एस्ट्रोजन जो होता है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मानते हैं हम लोग कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हार्ट ज़्यादा मजबूत होता है। ओके। और उनमें हार्ट रेट का संभावना भी इसीलिए कम होती है क्योंकि हमारे पास ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। अब मेनोपॉज के बाद क्या होता है, ये हार्मोन्स कम होने लग जाता है, तो हमारा हार्ट भी, महिलाओं का हार्ट भी कमज़ोर होना चालू हो जाता है। तो हार्ट के लिए आप लोग पोषक तत्वों में हम लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन लेना चाहिए, ओके। है ना। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त जो चीज़ है वो अपने जो लोकल फूड्स में है, वो अलसी, जिसको अपन बोलते हैं ना अलसी को, तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो ओके। डेली लें। चिकना पदार्थ जैसे कह सकते हैं? हाँ, चिकना पदार्थ तो नहीं बोलेंगे। हाँ। हर चिकने पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी हाँ, एसिड मतलब नहीं है। जैसे ओके, हाँ, ओके। बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अलसी में ओमेगा 3 अलसी फैटी में। एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। ओके, तो ओके। अलसी को अपने फूड में, ओके। अपने भोजन में शामिल करें। इसके अलावा हार्ट के लिए, हार्ट में अच्छे से रक्त संचार, क्योंकि हार्ट पूरे बॉडी को रक्त देता है, लेकिन हार्ट की भी खुद की भी रक्त सप्लाई होती है। ओके। तो उसको एक्टिव रखने के लिए, उसको अच्छे से सप्लाई मिले, उसके लिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमको कार्डियो करने की ज़रूरत होती है। मतलब कार्डियो का मतलब होता है जो हमारे हार्ट की रेट को बढ़ाए और उसकी सप्लाई को बढ़ाए। तो कार्डियो एक्टिविटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तेज गति से चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये हमारी हार्ट की जो हृदय की हेल्थ है उसको ठीक करेगा। ओके। तो मैम इसके साथ में महिलाओं को और किन किन भोजन का, मतलब हर समस्या से बचने के लिए उन्हें किन किन भोजन का आप सलाह देंगी खाने के लिए, मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन करें। दूसरा, हम जो फूड सप्लीमेंट में देते हैं आइसोफ्लेविन्स देते हैं। तो हमारे यहाँ का जो प्रतापगढ़ का बेल्ट है, यहाँ पे सोयाबीन काफ़ी मात्रा में होता है। ओके। और जो हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं, बहुत सी बार सोयाबीन के एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। तो बेहतर है कि आप सोयाबीन को अपनी डाइट में शामिल करें। तो आप उसको आटे के साथ मिला के रोटी बना के खा सकते हैं, या फिर आप सोयाबीन से पनीर बनता है जिसे हम टोफू कहते हैं, वो बना के आप ले सकते हैं। उनको अंकुरित करके खा सकते हैं। किसी न किसी रूप में
मेनोपॉज वाली जो महिला है, जो रजोनिवृत्ति वाली महिला है, वो अपने आहार में सोयाबीन को स्पेशली शामिल करें, ताजे फल फ्रूट्स के अलावा। ओके मैम, जैसे आपने अपने इन बातचीत के दौरान एक बात को बार बार बोला कि विशेषज्ञ से सलाह ले, डॉक्टर से हाँ, सलाह ले, तो मैम आप उन लोगों को कुछ सलाह दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए कि जो खुद से डॉक्टर बने फिरते हैं, जैसे कि आपने भी बहुत सारे केसेस भी बताए, तो आप हाँ, उन्हें संदेश के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखो, मेनोपॉज के लिए तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जैसे बहुत सी बार क्या होता है, महिलाओं को जब ये हॉट फ्लैशेस होता है, हम्म, तो उनको लगता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हमको, हम्म, हमारा तो बीपी डाउन हो गया था, बार बार बीपी डाउन हो जाता है, इसलिए हम लोगों को पसीना पसीना आने लग जाता है। पर आप अपने से डॉक्टर ना बने, आके स्त्री रोग चिकित्सक को, जब आपको ये रजोनिवृत्ति का समय आ रहा है, एक बार आप स्त्री रोग चिकित्सक को आके दिखाएं, ताकि हम आपको सलाह दे सकें कि आप फूड सप्लीमेंट में क्या ले सकते हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो हम आपको दवाइयाँ उसके हिसाब से दे सकें। बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ के एरिया में देखने को मिलता है, जो महिलाएं अपनी मर्जी से अबोर्टिफिशेंट्स, जो गर्भपात करने की गोलियां खाती है, वो बहुत घातक होता है। बहुत सी बार मैं महिलाओं को देखती हूँ कि इतनी बुरी हालत में आती है कि उनके शरीर में 2-3 ग्राम खून भी नहीं बचता है। वो देख के मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब आप थोड़ा सा बचाने के लिए आप बिना कंसल्ट किए अपनी जान से, अपने शरीर से, हर तरह से आप अपने शरीर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि आपने एक बार टेबलेट खाई, उसके बाद आपके जो बच्चेदानी खराब होगी, उसके रिजल्ट आपको ऑल ओवर लाइफ आपको आपके साथ बिल्कुल। रहते हैं। तो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल मैम। मैम एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि प्रतापगढ़ में आपको डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरत लगती है? डेवलपमेंट मतलब प्रतापगढ़ में कुछ चीज़ का विकास होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? शिक्षा का विकास बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और शिक्षा भी उचित शिक्षा हो, उनको पॉजिटिव हम्म, शिक्षा मिले, हम्म, सभी को बराबरी की शिक्षा मिले, और शिक्षा को भी वो उस ढंग से ग्रहण करें कि हम्म, सिर्फ हो क्या रहा है कि शिक्षा को लोग ले रहे हैं सिर्फ जॉब के ओरिएंटेशन में, हम्म, है ना। और शिक्षा का मतलब होता है कि सिर्फ जॉब ओरिएंटेशन नहीं होता हम्म, है ना। और हर लड़की अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नौकरी ही करनी है। हम्म, शिक्षा का मतलब है कि आप अच्छी तरह से शिक्षित हों, ताकि आप अपने परिवार को अच्छी तरह से समझ सके, आप अपने परिवार को अच्छे से पोषण दे सकें, और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें। बिल्कुल। तो शिक्षा, समान शिक्षा जो है सबके लिए लागू होनी चाहिए। हम्म, और जो वंचित परिवार होते हैं, बिल्कुल। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं शिक्षा को, उन तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और बिल्कुल। स्वास्थ्य की सेवाएं भी उन तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल मैम। मैम आज जब हमारे रेडियो पर आइए, तो मैम आप रेडियो 9 के माध्यम से महिलाओं को समाज में बदलाव के लिए किसी भी प्रकार का कुछ संदेश देना चाहती है, तो क्या देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को बोलूँगी कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को सशक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सशक्त नारी एक सशक्त परिवार का निर्माण करती है, बिल्कुल। और एक सशक्त परिवार सशक्त समाज का निर्माण करता है, और जब समाज स्ट्रोंग होता है तो एक सशक्त देश का निर्माण होता है। जी। तो महिलाओं को अपने आप को सशक्त करने की ज़रूरत है, और अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने की ज़रूरत, खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल। आप बहुत सशक्त हैं। और आप सशक्त होगे तो आपके बच्चे, आपका परिवार, हर चीज़ सशक्त हो। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। मैम आज आप हमारे रेडियो पे आई, मैं उम्मीद करूंगी कि आपसे महिलाएं बहुत कुछ जानेंगी, बहुत कुछ आपने स्त्री रोग के बारे में हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बहुत आपका। बहुत धन्यवाद कृतिका।